दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। विधानसभा चुनाव का चर्राटा चौतरफा आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। ऐसे में प्रत्याशी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ललितपुर सदर सीट चर्चाओं में है। लगातार फील्ड से मांग उठ रही है कि प्रत्याशी बदलो और बीजेपी वाले हमसे वोट ले लें, क्योंकि तमाम मुद्दों पर काम कराने में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहे हैं जनप्रतिनिधि मौजूदा सरकार। हमारे साथ हैं सिंह साहब जी, जेके सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक पेपर के संपादक भी हैं, व्यापारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ललितपुर के हैं, अच्छे सरल स्वभाव व्यक्ति हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। 5 साल की सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रगतिशील सरकार रही, जिसने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता तक, दूरगामी क्षेत्रों तक रहने वाली जनता तक पहुंचने का कार्य किया। क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। डबल इंजन की सरकार के नाम से जन जन में प्रचलित है और लोग उसको उसी स्तर से जानते हैं। इतनी सारी योजनाएं और जनमानस तक, गरीब तबके तक पहुंचने के लिए जो अंतिम पंक्ति पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको हम कैसे लाभ दें, उस दिशा में जो भी प्रयास किया गया आज तक के इतिहास में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं किया। साहब, योगी सरकार के द्वारा जो भी कार्य आज तक उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, वो इसके पहले ऐसी कोई भी सरकारें नहीं आई जिन्होंने अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कोई काम किया। सिंह साहब, आज से 5 साल 7 साल पहले जब हम लोग सोचते थे शौचालय के बारे में, चाहे गैस सिलेंडर के बारे में, वो एक समय था कि हमारे यहाँ शौचालय बन रहा, भैया हमारे यहाँ गैस सिलेंडर आ रहा। आज शौचालय, गैस सिलेंडर हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। कैसा कदम था और कितना गेम चेंजर रहा है? देखिए, 70 से 75 साल की जो सरकारें रहीं पूर्व में, उनके लिए अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग ये बात रही कि उन्होंने कभी जीवन में यही नहीं सोचा था जो कि हमारे जीवन की सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है। और पूरी दुनिया के लोग आज की स्थिति में भारत की तरफ देख करके उत्साहित हैं कि कम से कम एक ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, जो विश्व स्तरीय नेता के रूप में आज जाने जा रहे हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण का देशव्यापी आंकलन करवाया और आंकलन करवा के उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाया। मूलभूत सुविधा में शौचालय मूलभूत सुविधा है, और वही हमारे देश में नहीं थी। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि 75 साल तक इतने नेता रहे, इतनी सरकारें रहीं, लेकिन कभी इस तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित नहीं किया। उनको इस बात से मतलब ही नहीं था कि गरीब क्या करेगा, जिनके पास सुविधा नहीं है वो क्या करेंगे। वो अपने आप में स्वयं सक्षम थे, उनका आनंद चलता रहा, वो उसमें मस्त रहे। पहली बार इस देश में ऐसी सरकारें आई जो केंद्र में और राज्य में हैं। हमारे अन्य प्रांतों में भी हमारी सरकारें हैं, और सारा एजेंडा हमारी केंद्र सरकार का एजेंडा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है, जो जनहित से संबंधित है, और जनहित योजनाएं हैं। इतनी योजनाएं हैं जिनको गिनाना मुझे इतने कम समय में संभव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो योजना पूरे भारत में चल रही है वो आपकी स्वच्छता मिशन है, और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण है। इसके बाद बहुत बड़ी समस्या है। आवास की एक बहुत भारी समस्या थी भारत में। छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी हमारे गांव में गरीबों की गिर जाती थी, उसमें हादसे होते थे। बरसात में लोग, बहुत भारी मात्रा में लोग जख्मी हो जाते थे, उनको रहने का कोई स्थान नहीं होता था। वे सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दर दर भटकते थे। जितनी सरकारें आती थीं और जाती थीं, वो अपने लेखपालों के माध्यम से उनका आंकलन करवाती थी, और जो नुकसान की भरपाई करने का उद्देश्य था वह कभी पूरा हो ही नहीं पाया था। ये सरकार आने के बाद आप जगह जगह देख रहे होंगे कि आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, इस तरह की जो भी व्यवस्था की गई है, उसमें बहुत बड़े पैमाने में, जिसमें कोई धर्म, जाति, पार्टी, इसका कोई संबंध नहीं है। बहुत सारी दूसरी पार्टियों के ऐसे हमारे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों पर जिनका विश्वास है और वो गरीब तबके में है, वो उस योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी उस सुविधा का लाभ दिया गया है। अल्पसंख्यकों को भी उसका लाभ दिया गया है। सामान्य वर्ग को कैसे देखते हैं? चूंकि हर योजना में, पूर्वी सरकारों में एक बात होती है कि सामान्यों के लिए स्कीम नहीं है, सामान्यों की स्कीम नहीं। हम लोग भी सुनते थे कि यार हम लोग सामान्य कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इस सरकार ने सामान्य को भी कोट किया। देखिए, सामान्य जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग है, चाहे और
दूसरे आरक्षित वर्ग से है, अल्पसंख्यक है, या अन्य दूसरे जो वर्ग संभव हो सकते हैं वो है, सभी वर्ग के लिए इस योजना का लाभ दिया गया है और सभी ने इसका लाभ उठाया है। सिंह साहब, आप ललितपुर के रहने वाले हैं, ललितपुर को अच्छी तरह से समझते हैं, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी। कितना बदला ललितपुर, क्या होना चाहिए था? देखिए, क्योंकि हमारी सरकारें पिछले 17 साल तक यहाँ नहीं थी और जो सरकारें थीं उनका लोकतंत्र में सरकारों को संचालित करने का एजेंडा दूसरा था। उसमें सत्ता कुछ ही लोगों के पास निहित थी और वो जो सत्ता निहित थी वो स्वयं उनका जो स्वार्थ था वहां तक सत्ता थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए सबसे निचले स्तर पर बैठा हुआ और सबसे दूरस्थ स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ वो नहीं देना चाहते थे। जितनी भी योजनाओं का गठन होता था उसका सारा सैर सपाटा, सारा लाभ उनके ही जो अक्के वक्के होते थे वो मिल बांट के उसको खा पी के अलग कर लेते थे। विकास होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था। 17 साल की सरकारों में सिर्फ लूट मार, गुंडागर्दी, डकैती, फिरौती, इस तरीके के ही काम थे जो व्यापार के तौर पर चलते थे। उन्होंने न शिक्षा की तरफ कोई रुझान किया, न उद्योग जगत की तरफ कोई उन्होंने ध्यान दिया, न महिला सुरक्षा के बारे में कोई उन्होंने सोचा, न हमारे नवयुवक नौजवानों के भविष्य के बारे में उन्होंने कोई चिंता की, न टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कोई चिंता की। और सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं, अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर थी। आप सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप समझिए एक आदमी कल्पना नहीं कर सकता है कि वो उसके पास 50 रुपये दवा खरीदने के लिए नहीं होते थे। आज 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई है जिससे वह अपने पूरे परिवार को आयुष्मान कार्ड में कवर करके स्वास्थ्य की सेवाएं प्राप्त कर सकता है, निःशुल्क सेवाएं ले सकता है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, अस्पताल में भर्ती हो सकता है, छोटे बड़े ऑपरेशन करवा सकता है। यह अपने आप में एक कल्पना से परे आपको नहीं लगता है क्या? फसल बीमा पर भी फोकस किया गया है। फसल बीमा किसानों से संबंधित जहां तक मैटर है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं, अर्ध सरकारी कंपनियां हैं जिनको फसल बीमा में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत वो कार्य दिए गए हैं, जिसमें हमारी चाहे खरीफ की फसल है या दूसरी अन्य फसल है, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, अल्पवृष्टि है, सब तरह की व्यवस्थाओं के अंतर्गत कैसे हम किसान को ऐसा समृद्ध बना सकते हैं कि अगर उसका कोई नुकसान हो रहा है। पूर्व की सरकारों में तो ये कोई देखने सुनने वाला था ही नहीं। नुकसान के नाम पर जो भरपाई होती थी तो उसको 50 रुपये और 32 रुपये और 25 रुपये प्राप्त होते थे। आज आप देखते हैं कि किसानों के खाते में 2000 रुपया उनके अकाउंट में और साल में 6000 रुपया उनके खाते में आ रहे हैं। 75 साल की सरकारों में तो किसी सरकार के मन में ऐसा विचार नहीं आया। तो ये अपने आप में एक चीज, ललितपुर के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए था? देखिए, ललितपुर अपने आप में एक दूरस्थ जिला है जो राजधानी से करीब करीब मेरे ख्याल से 350-400 किलोमीटर की दूरी पर है और चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर के पास बहुत सारा खनिज संसाधन उपलब्ध है। ललितपुर का खनिज संसाधन का दोहन सही तरीके से होता जिसमें कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता था। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से इसको बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता था। बहुत सारी पुरातात्विक यहाँ पर चीजें हैं, स्थान हैं जिनको हम निखार सकते हैं, जिनको हम विश्व मैप पर भी ले जा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पर्यटन पर भी हम उसको उखेर सकते हैं और बड़ी मात्रा में पर्यटक को हम यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। पूरी एशिया में सबसे ज्यादा डैम ललितपुर में है। सबसे ज्यादा आपको किले भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको देवगढ़ जैसे स्थान आपको यहाँ पर प्राप्त हैं, गौरवशाली इतिहास भी यहाँ का है। हाँ, और अन्य रमणीक स्थान आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारे पास में ही माता टीला डैम आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर ही बना हुआ है एक तरीके से। ऐसे कई स्थान आपको यहाँ पर। क्या काम किए, क्या रह गए काम? देखिए, बहुत सारे काम जो रह गए उसमें एक तो औद्योगिकरण संबंधी एक काम, क्योंकि आप खुद उद्योगपति हैं और हम तो अगला सवाल यही था क्योंकि आपने कोट कर दिया। आप अगर मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट दे रही है और चूंकि सरकार आप ही की है और आगे भी इस प्रकार के चांस लग रहे हैं कि रिपीट हो सकती है, व्यापार के लिए यहाँ पर कौन सा उद्योग ऐसा सुटेबल रहेगा जो आपकी दृष्टि के साथ? देखिए, टिकट का जहां तक सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी में टिकट का निर्णय किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता सभी को टिकट मांगने का अधिकार है और उनको, हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता भी है। कार्यकर्ता को ही हम टिकट देते हैं। पार्टी अपना निर्णय लेकर के जिसको उपयुक्त पाती है, परिस्थिति और
बाकी चीजों का आंकलन करने के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिसाइड करता है, और पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, वो सरमाते होता है। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये एक विषय नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, जिसको भी मिलता है हम सब लोग एक साथ होकर के मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और बाकी लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी पूरी आस्था जगाइए और भारी मतों से हमारे आने वाले प्रत्याशी को जिताइए। उद्योग के बारे में मेरा ये कहना है कि बहुत सारे उद्योग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बहुत बड़ा उद्योग जिसमें कम से कम 5 से 10 हजार लोगों का समायोजन संभव है, वो ललितपुर जिले में खनिज आधारित है, जिसमें ललितपुर का रॉक फॉस्फेट प्रोजेक्ट है जो महरौनी विधानसभा में आता है, लेकिन क्योंकि ललितपुर जिले में ही है, उसमें रॉक फॉस्फेट की बहुत बड़ी खनिज की मात्रा वहाँ उपलब्ध है। और उसके अलावा बहुत सारा और भी हमारी केंद्रीय खनिज टीमों ने वहाँ पर अन्वेषण का कार्य किया है, खनिज ढूंढने का कार्य किया है, जिसपे वहाँ पर तांबे का भी तत्व पाया गया है, वहाँ पर गोल्ड के भी अंश पाए गए हैं, दूसरे और भी अंश जो हैं वो पाए गए हैं। अभी सैदपुर में आपने सुना भी होगा कि वो बल्क ड्रग पार्क का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में निवेश आने की उम्मीद है। यही सब कुछ है। आपके क्षेत्र की बात करें, हम पूरा कला जाते हैं, आज भी वहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। वोटिंग की अगर बात करें तो तकरीबन 50,000 से ऊपर लोग बच्चे वहाँ पर वोटर होगा जो वोट करता होगा। 1 लाख करीबन पॉपुलेशन जो प्रभावित है, कहीं ना कहीं कमी रह गई उस पर भी। अब वो इतना बड़ा क्षेत्र होता है, कहीं अगर कोई चीज छूट गई है या रह गई है, पूरा कला की जहाँ तक आप सड़क की बात करते हैं या उसके विद्यालय की बात करते हैं, तो सरकार के प्रस्ताव सरकार के अधीन लंबित है और प्रस्ताव बहुत प्रमुखता के साथ हमारे माननीय विधायक जी द्वारा वहां पर दिया गया है। माननीय विधायक जी उसको देख भी रहे हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि भी उस बात को फॉलो कर रहे हैं। हमारे जिला के क्षेत्र से आपके पास ज्यादा लोग आते होंगे? हाँ, मेरे पास काफी लोग आते हैं। मेरे पास सुबह से शाम तक लगभग 50 से 100 लोग प्रतिदिन मेरे यहाँ आते हैं, और मुझे इस बात का बहुत गौरव होता है कि दोनों विधानसभा से लोग मेरे पास आते हैं, और छोटी मोटी जो मैं मदद कर सकने लायक रहता हूँ एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से वो मैं सदैव करता हूं। एक लास्ट प्रश्न है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव बड़ा चर्चा का रहा जी, और उस समय बहुत सी चीजें ऐसी घटी का कि कुछ पार्टी के लोग विरोध में थे, कुछ चीजें और घटी, लेकिन उस समय एक बड़े भाई के नाते आप बिल्कुल खड़े हो गए और गोलू राजा के लिए आपने ब्लॉक प्रमुख बनाया। क्या चीजें थी, कुछ एक दिल में हो? देखिए क्या है, मेरा आपसे आग्रह ये है कि क्योंकि चुनाव हो चुका और पार्टी का चुनाव था, गोलू राजा नहीं जीते, भारतीय जनता पार्टी जीती, और भारतीय जनता पार्टी ने गोलू राजा को प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीते। वे सारी चीजें अब समाप्त हो चुकी हैं, वे अपने काम में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में, विकास कार्यों में पूरा वो ध्यान लगा रहे हैं, जगह जगह वो पहुंच रहे हैं, सभी विकास कार्यों का वो जायजा भी ले रहे हैं, और जो मुझसे संभव होता है मैं भी उनको अपनी राय देता हूं कि हमको रोजगारोन्मुख विकास से संबंधित सारी योजनाओं का लाभ, गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करें, वो उस काम में लगे हुए। आपका लक्ष्य तो विधानसभा है? मेरा लक्ष्य क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी जो लक्ष्य हमको निर्धारित करेगी वही हमारा लक्ष्य। ये जेके सिंह जी थे जो बड़े कहें कि चतुर्वक्ता जिन्हें कहते हैं, वो हैं, हर सवाल का जवाब घुमाकर किसी न किसी माध्यम से दे देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।